प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम फिर उपसर्ग के साथ आपके स्टडी में कल हमने जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं मुख्य रूप से उनको लेकर के चर्चा की थी। आज हम उसी के बचे हुए कुछ उपसर्गों के बारे में और चर्चा करेंगे। उसके बाद हिंदी के कुछ मुख्य उपसर्ग हैं उनके बारे में, फिर कुछ उर्दू फारसी के उनके बारे में, कुछ एक दो अंग्रेज़ी के उनके बारे में, और कुछ अव्यय हैं जो संस्कृत में उपसर्ग की जगह प्रयोग होते हैं उनके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। और आज हम कुछ ऐसे उपसर्गों की भी चर्चा करेंगे जिनसे हम भ्रमित होकर के कुछ उनका गलत प्रयोग कर लेते हैं। उनका गलत प्रयोग कैसे करते हैं, मूलतः वो उपसर्ग हैं क्या, इन सभी बातों को लेकर ये आज का एजेंडा रहेगा। आप समझते रहिए, देखते रहिए। आज हमारा उपसर्ग है आ। इसका अर्थ है तक, इधर से। आकंठ, आकर्षण, आकलन, आकार, ये वो शब्द हैं जिनमें हमें आ उपसर्ग साफ साफ दिखाई देगा। आकंठ में आ साफ दिखाई दे रहा है, आकर्षण में भी, आकलन में भी। अब देखते हैं ये आ उपसर्ग व्यंजन संधि में कैसे प्रयोग करेगा। आ प्लस साधन, आपको पता है जो ही छः आएगा छः का आगमन हो जाता है आच्छादन। आ प्लस छेद क्या होगा, इसमें भी छः का आगमन होगा। आछेद यानी काटना, आच्छादन यानी ढकना। अब देखिए इसमें आ उपसर्ग वैसे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आप ये सोच पाएंगे कि इसमें चय न होने के कारण भी ये चय कहाँ से आ गया। इस बात को बताने के लिए मैंने इन उदाहरणों को लिया है ताकि आपको बार बार बताने से बात याद रहे कि किस प्रकार छः के आने से चय का आगम हो जाता है संधि में। और आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब इन बातों को जान पाएंगे। अगला है उप। अब ज़्यादा प्रभाव वाले संधि का प्रभाव इन पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि संधि हमेशा जो मात्रा वाले उपसर्ग थे उनके साथ ज़्यादा परिवर्तन होता है। इनमें बिना मात्राओं के उपसर्ग होने की वजह से इनमें संधि के परिवर्तन की संभावना कम है। उप का मतलब है पास, सहायक और छोटा। यह उदाहरण उपकार, उपचार, उपनाम, उपनिवेश, उपन्यास। देखिए उप प्लस कार, उप प्लस चार, उप प्लस नाम, उप प्लस निवेश, उप प्लस न्यास। इन सभी में उप साफ नजर आ रहा है आपको। अब देखते हैं दीर्घ संधि में उप कैसे क्या करेगा। उप प्लस आधि क्या बनेगा, उपाधि। ये ए के साथ जो ही ये आ मिलेगा दीर्घ संधि में, रूल है कि वो आ बन जाता है। उप प्लस आए, ये क्या बनेगा, उपाय। ए के साथ जब आ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा आ। अब गुण संधि में देखिए एक उदाहरण इसका, उप प्लस इच्छा, और ये बन जाएगा उपेक्षा। क्योंकि आपको पता है कि ए के साथ जो ही ई मिलेगी तो क्या बनता है, ई बनता है ए, और जिसकी मात्रा होती है ये, जो आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें भी उपसर्ग शामिल है। ये तो संधि की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा, और इन उदाहरणों में आपको उप दिखाई दे ही रहा है। ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं जो कि उप के साथ आ मिला हुआ है और वो साफ नज़र नहीं आ रहा है। अब देखिए प्रत्यय के रूप में औपनिवेशिक, इसमें क्या है, उप निवेश जो ये शब्द है और इक प्रत्यय है। आप शायद सर्वविदित हैं, आप जान गए होंगे कि जो ही ये इक प्रत्यय इस ऊ के साथ लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, उल जो ऊ है, ये मूल जो हमारा स्वर है ये किस में बदलता है, औ में बदलता है, और ये बन जाएगा औपनिवेशिक। इस ई की वजह से यहाँ पर ये ऊ है, ये क्या बन गया, औ में बदल गया।
आगे देखिए प्र, प्र का अर्थ है आगे, अधिक, विशिष्ट। देखिए कुछ उदाहरण, प्रकृति, परक्रम, प्रगति, प्रचार। प्र, प्र, प्र और प्र, ये उदाहरण है जिसमें साफ साफ आपको प्र दिखाई दे रहा है। अब देखिए दीर्घ संधि में प्र प्लस आचार्य, ये प्र क्या बन गया? प्रा, क्योंकि ए प्लस आ बन जाता है प्राचार्य। प्र प्लस प्रारब्ध, यानी प्र आरब्ध, यानी ये भी उपसर्ग है और ये भी उपसर्ग है। और रब्ध ये मूल शब्द है, यानी पिछले जन्म के किए हुए कर्म, प्रारब्ध कहलाता है। अब इसमें भी आ के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि आगे इसके आ उपसर्ग भी है। जब इसके साथ इसकी संधि होगी तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा प्रा। इसमें भी देखिए प्र क्या बना हुआ है? प्रा। लेकिन इनमें मूलतः क्या है? हम इसमें भी प्र है और इसमें भी प्र है। अब देखिए गुण संधि में पर प्र प्लस इक्षक, प्रेक्षक, पता है आपको, ए के साथ जो ही ई मिलेगी क्या बन जाएगी? ए बन जाएगी। प्र उद प्लस सहान, यानी प्रोत्साहन। और व्यंजन संधि में पर प्लस नयन क्या बनेगा? परनयन। और पर प्लस मान, परमान। अब आप सोचते होंगे ये नए अणे में कैसे बदल गया? ये आपको बताया था, जो भी आगे रे आएगा, रे के प्रभाव या री के प्रभाव से ये नए हमेशा अणे में बदल जाता है। इस कारण से ये नए अणे में बदल गया है। अगला है सम। अब सम को देखिए आप, इस सम क्या है? इस सम में मैं आधा है, और ये इसका अर्थ पहले देखिए, अच्छी तरह, शुद्ध या पूर्ण। पहले इसका पूर्ण रूप देखिए, समग्र, सम प्लस अगर, समन्वय, सम प्लस अन्वय, सम्मान, सम प्लस मान, और सम्मुख, सम प्लस मुख। ये आपको कहाँ पूरा दिखाई देगा? जहाँ पर या तो पंचम नासिकीय वर्ण होगा, वहाँ उसके आगे ज्यों का त्यों आएगा, यानी ये मैं आधे का आधा ही आएगा। इनमें कोई संधि नहीं है, ये सब संयोग हैं। और परिवर्तन कैसे होगा? स्वर के साथ आएगा तो ये कैसे आएगा? जैसे सम प्लस अधिक, यहाँ स्वर है, और ये सम, जो ही ये स्वर इसके साथ मिलेगा इस मैं को पूरा कर देगा, ये बन जाएगा समधिक। सम प्लस आचार, इस मैं के अंदर जो ही ये आ मिलेगा इसको पूरा कर देगा और ये बन जाएगा समाचार। इसका मतलब देखिए, इसमें भी यदि आपको उपसर्ग निकालना होगा तो आपको ध्यान रखना है, इसमें मैं आधा है, इसमें भी मैं आधा है, इसमें भी मैं आधा साफ दिखाई दे ही रहा है, और इसमें भी साफ दिखाई दे ही रहा है। इनमें क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जो ही आप इसको संधि करोगे ये बनेगा अन्वय, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये स्वर है, और स्वर इसमें मिलने के कारण ये दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी एक इसके साथ मिलने के कारण ये मैं हमें पूरा दिखाई देता है, लेकिन इसमें मैं आधा ही है। जैसे इन स्वरों में इनके साथ हुआ है, वहीं इन दोनों में स्वर आने की वजह से ये मैं पूरा दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जब ये व्यंजन के साथ आएगा तब ये अपना रूप बिंदी के रूप में करेगा। जैसे सम प्लस कर, ये देखिए व्यंजन, ये बन जाएगा सम, मैं की जगह ये बिंदी। सम प्लस गत, ये बन जाएगा संगत। सम प्लस चे, ये बन जाएगा संचे। क्यों? क्योंकि यहाँ सब के सब क्या हैं? व्यंजन है, और व्यंजन से पहले जो ही ये आएगा ये अपना रूप बिंदी के अंदर लेगा। अब देखिए प्रत्यय के रूप में सांसारिक, इसमें क्या है? सम प्लस सार प्लस इक। अब देखिए जो ही ये इस से के साथ जुड़ेगा ये मैं बदलेगा बिंदी में, ये बदल गया, और इक प्रत्यय लग के ये बन गया सांसारिक। और से सा में क्यों बदला? क्योंकि इस इक प्रत्यय के कारण इस से ने बना दिया इसको सा। न के साथ देखिए, इसमें दो बात देखने के लिए, जब ये न पंचम वर्ण की जिक्र किया था मैंने कि पंचम वर्ण कहाँ है? जैसे ये रहा मैं, ये रहा मैं, इनके आगे जो ही मैं और न के आगे ये मैं आएगा तो ये अपने किस रूप में रहेगा? यहाँ तो रहेगा मैं के साथ मैं के रूप में, और न के साथ ये हो जाएगा न के रूप में। कैसे? जैसे
सम प्लस नी प्लस आस। इसके आगे देखिए न है, न की वजह से ये मैं भी न में ही चेंज होगा। इसकी बिंदी नहीं लगा सकते हम। यदि बिंदी लगाएंगे, जैसे सन्यासी शब्द में बिंदी लगाते हैं सन्यासी, ये गलत है। ये कैसे होगा? ये सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा। ये शुद्ध रूप इसका ये है, क्योंकि न के आगे, इस मैं के आगे न आने की वजह से ये बिंदी में परिवर्तित नहीं होगा, बल्कि जैसे संन्यास में सम प्लस नी प्लस आस, ये मैं न की वजह से न के अंदर परिवर्तित होगा, न की बिंदी में परिवर्तित होगा। दूसरा उदाहरण सम प्लस निवेश, इसमें भी न है आगे और यहाँ मैं है, तो किस में बदलेगा? ये आगे न में बदलेगा और आगे न है वो ज्यों का त्यों और सन्निवेश हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। कई बार हम शुद्ध अशुद्ध में भी, इसके शुद्धिकरण में कई बार गलतियां कर देते हैं। इन शब्दों को ध्यान में रखना। संन्यास से ऐसा लिखा जाएगा, संन्यास ऐसे होगा और सन्निवेश ऐसे होगा। इनमें हम मैं की जगह बिंदी नहीं लगा सकते। मैं की जगह बिंदी हम सिर्फ व्यंजन में लगाएंगे, और किसको छोड़कर? न और मैं को छोड़ करके। अब अगला परा। परा का अर्थ है विपरीत, पीछे, अधिक। अब देखिए परा के साथ संधि तो हो नहीं सकती कोई, एक आध होगी। अब इसमें पूर्ण रूप इसका दिखाई देगा प्राकाष्ठा, पराक्रम और प्राभाव। ये रहा प्रा, ये रहा प्रा और ये रहा परा। अब हम 5 उपसर्ग और बचे हैं, जो 22 मुख्य उपसर्ग हैं संस्कृत के। उन 5 में वही वो उपसर्ग हैं जो हमें भ्रमित करते हैं। हमें उसकी किताबों में जो तरीका है, जो उसको माना गया है, वो गलत माना गया है। उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हैं। वो कैसी अशुद्धियाँ हैं, क्यों गलत है, उनकी चर्चा अब हम बारी बारी से करेंगे। ये हैं हमारे वो जो भ्रमित करने वाले उपसर्ग हैं। ये है हमारा दुर, ये अलंत है रे, सभी में ध्यान रखना, सभी अलंत हैं। दुर का मतलब है कठिन, बुरा, विपरीत। दुर प्लस आचार, जो ही आ इस आदि के साथ मिलेगा, ये क्या बन जाएगा? दुराचार। दुर प्लस आशा, और ये क्या बन जाएगा? दुराशा। प्रत्यय के साथ देखिए क्या रूप होगा? दुर प्लस बल प्लस ये, आपको पता है ये क्या करेगा? इसको दीर्घ करेगा, वो बना देगा और अपने पास वाले को आधा कर देगा, ये बन जाएगा दौर्बल्य। अब इसमें क्या है, कुछ लोग इसको दूह मानते हैं और दूह मानकर इसको विसर्ग संधि बनाते हैं। जैसे यहाँ बना लेते हैं दूह प्लस आशा, दुराशा, दूह प्लस आचार, ऐसे मान लेते हैं। लेकिन ये दूह कोई उपसर्ग होता ही नहीं। क्या होता है? ये होता है दुर, और दुर क्या बनता है? ये अपने आप में ही, इनमें कोई संधि नहीं है, ये एक संयोग है, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। एक उपसर्ग एक शब्द के साथ जुड़ करके वहीं सेम जो रूप उसका बनना चाहिए वही बन रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन कई बार इसको दूह और आशा मान करके इसकी संधि रह के साथ संधि कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखिए सभी में ऐसी समस्या है। निर, इसको भी क्या मान लेते हैं? नी ही मान लेते हैं, और नी मान करके इसको विसर्ग संधि में इसका निर्माण करते हैं और इसकी संधि करते हैं। है क्या ये? वास्तव में निर है। देखिए निर्गुण, निर्जल, निर्दोष, इन सभी में निर आधा है। आपको पता है कि आधा रह कहाँ जाता है? हमेशा ऊपर जाता है, और जो नीचे होता है वो पदेन होता है, वो हमेशा रह बड़ा होता है। जिस अक्षर के अंदर वो लगा होता है वो अक्षर आधा होता है, लेकिन रह उसमें पूरा होता है। और यहाँ पर जो रह है ये क्या है? ये सब आधे रूप में है, और आधा हमारे निर में भी है। इसलिए जो ही ये गुण के साथ जुड़ेगा ऊपर चला जाएगा, जल के साथ जुड़ेगा ऊपर चला जाएगा, दोष के साथ जुड़ेगा ऊपर चला जाएगा, निर्दोष। अब देखिए स्वर के साथ कैसे लगेगा। स्वर के जो ही स्वर मिलेगा इसमें इसको पूरा कर देगा। निर प्लस अंजन, निरंजन, क्योंकि इस एन इस रह को पूरा कर दिया। निर प्लस आकरण, और ये बन जाएगा निराकरण। अब इसको भी नी मान करके क्या करते हैं? नी प्लस आकरण निराकरण बना देते हैं, और नी प्लस अंजन करके उसको निरंजन बना देते हैं, जो कि गलत है। अब देखिए व्यंजन संधि में क्या है? निर प्लस रज,
बहुत ही ध्यान देने की बात है। इसको भी लोग नी और रज से संधि करते हैं, नी और रज, लेकिन इसका कारण क्या है वो जानिए। निर प्लस रज, नीरज आप सब जानते हो, रज मानी धूल और निर मानी रहित, यानी रज धूल से रहित कौन होता है? कमल, क्योंकि वो पानी में पैदा होता है। निर प्लस रव आप सब जानते हैं, रव क्या है? कलरव यानी ध्वनि। नीरव का मतलब जहाँ कोई किसी प्रकार की कोई ध्वनि ना हो। निर प्लस रोग यानी जो रोग से रहित हो। अब इनमें देखने की बात ये है कि इसको भी संधि में ऐसे लिखा जाता है, इसको भी नी प्लस रव से संधि करते हैं, जबकि वास्तव में वो संधि गलत है, विसर्ग संधि नहीं है, ये निर उपसर्ग है और इसमें कोई संधि नहीं है। संधि है तो वो कैसे है? इस निर के कारण जो ही ये निर के आगे रह आएगा, रह के आगे रह, ये क्या करेगा? इसमें से एक रह तो गायब हो जाएगा और इस रह का जो दबाव है वो इसकी बड़ी मात्रा पर चला जाएगा, यानी नीरज। इसी प्रकार देखिए ये रह, इसके आगे रह आने की वजह से ये इस दोनों में से एक रह आएगा और इसका दबाव है बोलने का, वो इस मात्रा को बड़ी कर देगा, नीरव। निर प्लस रोग इसमें भी यही है, इस रह की वजह से ये रह एक रह जाएगा और इस रह की वजह से छोटी जो मात्रा है वो हमारी बड़ी हो जाएगी। ये सही रूल इसका ये है, इसमें संधि विसर्ग संधि मानना बिल्कुल गलत है। अब देखिए आगे, निर प्लस नए, निर्णय, निर प्लस मान, निर्माण, और प्रत्यय से देखिए नेरा से, निर आशा प्लस ए। अब समझिए, अब देखिए निर प्लस नए, आपको पता है कि यहाँ यदि पहले री है रह, तो ये न किस में बदल जाता है? अणे में बदल जाता है, और ये रह आधा है तो इसके ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार इसमें निर प्लस मान, ये इस रह की वजह से ये न बदलेगा अणे में और ये रह आधा इसके ऊपर चला जाएगा, निर्माण। प्रत्यय में देखिए ये शब्द क्या है? निर आशा प्लस ये, और जो ही ये प्रत्यय लगेगा क्या कर देगा? इससे ई को कर देगा आई और अपने पास वाले को कर देगा आधा, ये बन जाएगा नेरा से। अब देखिए दुस, और दुस को भी दूह मानते हैं, दो मानकर संधि करते हैं, जबकि ये क्या है? दुस उपसर्ग है। इसका अर्थ है कठिन, बुरा, विपरीत। और देखिए इनका कैसे कैसे क्या परिवर्तन होता है। तय और सय के आगे यदि आएगा तो कैसे? दुस प्लस तर, तो ये बदलेगा, अपने मूल रूप में ही रहेगा दुस्तर। दुस प्लस साहस, क्या होगा? दुस्साहस। यदि ये दुस सय के साथ आएगा तो इसके दो रूप हो सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिखो, इस जूं का त्यों, आधा सय का सय, साहस का साहस, या फिर ये दु बनता कैसे है? ये आगे जो सय है ये क्या है? ए घोष है। इस ए घोष की वजह से ये सय बदल गया विसर्ग में, जबकि लोग इसको मान लेते हैं कि दु ही है, लेकिन दु नहीं है दुस, लेकिन इस सय की वजह से ये विसर्ग में चेंज हुआ है, बदला है। यहाँ देखिए दुस प्लस शासन, या तो लिखो ऐसी दुस्शासन, क्योंकि ये सय है उसी के ये रूप ले लेगा, क्योंकि जो सय यहाँ से बोला जाता है वहीं से ये बोलेगा, और जो सय यहाँ से बोला जाता है उसी से ये वहाँ ये बोलेगा। इसलिए जहाँ भी सय का मामला हो, या तो आप उसके आगे विसर्ग लगा दो या फिर उसको उसी सय का आधा रूप लिख दो। लेकिन ये सय जो ही इसके साथ आएगा, सा के साथ, इस सय के साथ, ये अपना मूल रूप नहीं रखेगा, बल्कि इस सय के साथ ऐसा हो जाएगा आधा। और चाहे इसको लिखो दूह प्लस शासन, क्योंकि ये भी ए घोष है, इस ए घोष की वजह से ये सय बदल जाएगा विसर्ग में। अब देखिए कै, पै और फै के साथ, दुस के साथ कर, ये सय किस में बदलेगा? देखिए यही दुस है, ये कै की वजह से इस सय में बदलेगा, दुस प्लस करम, और ये दु इस सय, इस कै की वजह से बदलेगा इस सय में। और ये लोग क्या करते हैं? दुह प्लस कर्म से इसकी संधि करते हैं और इसकी करते हैं दुस प्लस कर से, दुह प्लस कर से, जबकि गलत है, क्योंकि विसर्ग तो आगे से आने पर अपना रूप बनाता है, विसर्ग का रूप धारण करता है सही, जबकि दु है नहीं कोई उपसर्ग। अब देखिए दुस प्लस परिणाम, इस पे की वजह से ये से बदलेगा इस पे से में, और ये बन जाएगा दुष्परिणाम। दुस प्लस फल, इस फै की वजह से ये से बनेगा फै, क्योंकि जहाँ से फै बोला जाएगा
उसी के स्थान से बोले जाने वाला स वहाँ पर लिखा जाएगा। जहाँ से पे बोला जाता है उसी के स्थान से बोले जाने वाला स उसके अंदर परिवर्तित होगा। इसलिए दुष्परिणाम और दुष्फल ये सब ठीक हैं। अब देखिए निस, निस का मतलब है बड़ा, विशेष और विपरीत। इसका भी तय और शय के साथ रूप देखिए, निस प्लस तेज। इसको भी लोग नी मानते हैं। क्या मानते हैं? नी मानकर इसकी संधि करते हैं, नी। ये नी नहीं है, ये नी बनता है, लेकिन बनता कैसे वो देखना है। ये होता है वास्तव में निस ही। निस प्लस तेज, इस तय की वजह से ये क्या रहेगा, क्योंकि तय जहाँ से बोला जाता है वहीं से ये से बोला जाता है, इसी अपने मूल रूप में ही रहेगा। निस प्लस सार। अब देखिए ये स आने के कारण क्या होगा, ये स या तो विसर्ग में बदलेगा क्योंकि आगे स है, या फिर ये ज्यों का त्यों रहेगा। आप चाहे ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों ही शुद्ध है। अब देखिए निस प्लस स्वार्थ, अब स फिर आ गया। इस स के लिए चाहे आप इस स को आधा आधा लिखिए, लेकिन आधा होने की वजह से आप इसको क्या लिखेंगे, इसको विसर्ग में ही लिखेंगे। आगे आधा है तो इसको हम विसर्ग में ही शुद्ध मानेंगे, ये स विसर्ग में चेंज हो जाएगा। अब देखिए च, छ और श के साथ निस प्लस च, जहाँ से च बोला जाएगा उसी स्थान से जो स बोला जाता है वहीं उसके अंदर ये निस, ये स बदल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, निश्चय। निस प्लस छल, जहाँ से छ बोला जाएगा वहीं से ही जो स बोलेगा ये स बोलता है, ये स उसी में अपना रूप परिवर्तन कर लेगा और ये बन जाएगा निश्चल। अब देखिए निस प्लस शुल्क, अब फिर स आ गया और यहाँ फिर स है, और स किसके अंदर बदलेगा, इस स के अनुसार ही बदलेगा। या तो लिखो इसको निःशुल्क या लिखो नि प्लस शुल्क, क्योंकि आगे स है, ये विसर्ग में भी बदल जाएगा। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ऐसे ही देखिए नि प्लस श्वास किससे बना है, निस प्लस श्वास से, क्योंकि आगे इसके भी स है और आधा है, आधा तो क्या बनेगा, ये विसर्ग में ही बदलेगा। इसलिए ध्यान रहे ये नी नहीं है, ये नी स की वजह से बढ़ता है। ये क्या है, ये निस ही है। अब देखिए यहाँ पर कै, पे और फे की वजह से निस प्लस काम, जहाँ से कै बोला जाएगा उसी से हम इसका परिवर्तन होगा निष्काम, और निस प्लस फल, जहाँ से फे बोलता है वहीं जो से बोला जाएगा वो आएगा, वो बनेगा निष्फल। ये बात थी जो कि दुर को दो मानना, नी को निर को भी नहीं मानना, दुस को दो मान लेना और निस को नहीं मान लेना। जबकि क्या है, वास्तव में दू नहीं दुर है, नी नहीं निर है, और दुस है दूह नहीं, और नी नहीं बल्कि निस है। ये कैसे कैसे अपने आप विसर्ग में बदलते हैं और किस प्रकार लोगों ने इसको एक मूल उपसर्ग ही मान लिया नी को और दू को। इस प्रकार से यह जो भ्रांतियाँ थी अब लगभग आपकी दूर हो गई होंगी। एक जो और उपसर्ग बचा है जिसका नाम है उद, उसका और जिक्र कर लेते हैं हम। अब देखिए उद और उत। अब इस उद को उत मानते हैं, जबकि मूल रूप में जो हमारे संस्कृत के ग्रंथ हैं जिनसे ये उपसर्ग लिए हैं, वहाँ पर यदि गहराई से अध्ययन करेंगे वहाँ पर उत नहीं उद मिलेगा। लेकिन इसका प्रयोग कई बार उद उत के रूप में होता है, और ऐसा होने से इसको उद की जगह उत मान लिया गया। इसका अर्थ है ऊपर और श्रेष्ठ। अब देखिए घोष व्यंजन के साथ और अघोष व्यंजन के साथ क्या परिवर्तन होता है। पहले इससे पहले समझ लीजिए कि घोष व्यंजन या अघोष व्यंजन होते क्या है। अघोष व्यंजनों की संख्या 13 होती है, और वो कौन से हैं, क वर्ग के पहले दो, स वर्ग के पहले दो, ट वर्ग के पहले दो, त वर्ग के पहले दो और प वर्ग के पहले दो। ये हो गए 10, और तीनों हमारे स है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो अघोष व्यंजन हैं वो संख्या में कितने हैं, 13, और ये पहले 2 और तीनों स। और विसर्ग को भी हम क्या मानते हैं, वैसे अघोष ही मानते हैं इसको भी, लेकिन 13 को याद रखिए आप। जैसे जैसे ये इनके साथ आएगा वो जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखते हैं घोष व्यंजन के साथ। घोष व्यंजन का मतलब इनको छोड़ करके जो इन अलग के साथ आएगा, क्योंकि आप जानते हैं
जो 31 और बच गए हमारे स्वर और व्यंजन, क्योंकि कुल मिलाकर हमारे कितने हैं 44 हैं, 11 + 33, उन 31 के साथ आएगा तो क्या परिवर्तन होगा, इन 13 के साथ जब ये उद आएगा तो क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए उद प्लस घाटन, ये क्या है, घोष है, घ, ये घ भी होगा, घोष है। कहने का मतलब जो इन घोष के साथ ये उद आएगा ये अपने उसी रूप में रहेगा, उद के रूप में। जैसे उद प्लस घाटन, उद्घाटन, उद प्लस घोष, उद्घोष। क्यों? क्योंकि ये घोष व्यंजन है। अब देखिए ए घोष के साथ आएगा तो कैसा परिवर्तन होगा। उद प्लस कर, ये देखिए कै, उद प्लस करिष्ठ, ये कै, और उद प्लस सहा, ये देखिए स क्या है, ए घोष। ये हमारे ए घोष से ही जो ही उद ए घोष के साथ जाएगा तो वो तय में बदल जाता है। उद प्लस करस, ये तय बन जाएगा। उद प्लस करिष्ठ, ये क्या बन जाएगा, ये तय बन जाएगा। और उद प्लस सहा, ये तय बन जाएगा। अब इस रूप को देख करके लोगों ने इसको मान लिया उत, जबकि उनको ये नहीं पता ये सब करामात इस ए घोष की वजह से ये द है, ये तय में बदला है। क्योंकि तय जो क्या है, ये द है, ये हमारा घोष रूप है और ये संधि का नियम है। जो ही इसके आगे ए घोष आएगा तो ये भी अपने का जो ए घोष रूप है उसमें परिवर्तित हो जाएगा ना, वापस पहले नंबर पर आ जाएगा। वही बात, ये तीसरा तय थे द, इसलिए तय आएगा और इसको लोग क्या मान लेते हैं, उत मान लेते हैं। उत नहीं, उद है, ध्यान रखना। और ये सब इस घोष और ए घोष की वजह से ये सारा खेल है। अब देखिए तय और छ और श की ध्वनियों के साथ बीच में और भी परिवर्तन हो जाता है। जब इनके साथ आता है क्या होता है, उद बन जाता है उच्च, उद प्लस श्रृंखल। और आपको पता है स हमेशा धन उसके हिसाब से, संधि के हिसाब से छ में बदलता है और इसके तय का आगम हो जाता है। और उस आगम की वजह से क्या दिखाई देता है हमें, ये दिखाई देता है उच्च। और ये वास्तव में होता क्या है, होता उद ही है उद ही। उद प्लस श्वास, उच्छ्वास। ये द इसके वजह से, इसकी वजह से, से की वजह से ये किस में बदलेगा, से हमेशा किस में बदलता है, संधि पढ़ोगे तो पता चलेगा से हमेशा छ में बदलता है और छ के आगे हमेशा छ का आगमन होता है। इस आगमन की वजह से इसका रूप क्या दिखाई देता है हमें, ये दिखाई देता है। अब देखिए यही उद उद के रूप में भी दिखाई दिया, यही उद अपने मूल रूप में भी दिखाई दिया और यही उद किसमें, उच्च के रूप में भी दिखाई दिया। इसलिए ये अलग अलग शर्तों के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है। जिस प्रकार से अपना निस जो उपसर्ग था वो जो ही उसके आगे जिस प्रकार की ध्वनियाँ मिलती थी उसी के अनुसार उस से का रूप बदल जाता था। इसी प्रकार ये उद ही अपना रूप उत बनाता है, उद ही अपना रूप उत बनाता है। ये थे हमारे संस्कृत के मुख्य 22 यानी लगभग सारे ही उपसर्ग। अब कुछ हम हिंदी के, कुछ से अरबी फारसी के, कुछ से जो प्रत्यय हैं हमारे जो उपसर्ग की जगह काम आते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे। अब देखिए कुछ संस्कृत के अव्यय हैं जो कि उपसर्ग की तरह उनका प्रयोग होता है। हैं तो वो अव्यय लेकिन वो उपसर्ग की तरह काम आते हैं, काम करते हैं उनके अनुसार। एक है हमारा ए जो हिंदी का उपसर्ग भी है और संस्कृत का अव्यय है। इसलिए ये संस्कृत का अव्यय है वो हमेशा जहाँ तत्सम शब्दों के साथ लगेगा तो वो अव्यय रूप में एक उपसर्ग के रूप में लगेगा, और यदि तद्भव रूप में तद्भव शब्दों के साथ लगेगा तो ये मानो वो हिंदी का उपसर्ग है। अब देखिए ए कारण, ए काल। अब एक नहीं के रूप में आता है, एक अन्न है, एक अन्न। अन्न यानी हलंत है, इसका मतलब है अभाव रहित, और अन्न है वो बिना, यानी ये क्या है, ये हिंदी का तद्भव अव्यय है और हिंदी में एक उपसर्ग की जगह काम करता है। और ये अन्न क्या है, ये क्या है, ये अव्यय है और संस्कृत का, और ये उपसर्ग की जगह कार्य करता है। ये कैसे काम करता है, अन्न प्लस अधिकार। यदि ये आगे स्वर के साथ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये स्वर इसके अंदर मिल जाएगा और ये बन जाएगा अनधिकार। कई बार हम इसको लिखते हैं अनाधिकार,
नहीं, अन जब ए इसके साथ मिलेगा इसको सिर्फ पूर्ण ही करेगा, ये आ नहीं बनेगा, बल्कि अनधिकार ही इसका शुद्ध रूप है। अन प्लस अर्थ, ये भी इस ए की वजह से इनमें पूरा हो जाएगा और ये बन जाएगा अनर्थ। अब एक है अंतर जो अलंत है, भीतर, मध्य। अब देखिए ये घोष के साथ लगेगा तो क्या करेगा, बनेगा इसका अंतर ज्ञान और अंतर्दृष्टि। और जो ये ए घोष के साथ लगेगा तो ये ज्यों का त्यों किस में बदल जाएगा, ये बन जाएगा अंतःकरण और अंतःपुर, क्योंकि पै और कै दोनों क्या हैं, ये ए घोष हैं, इसलिए ये विसर्ग में बदलेगा। और जहाँ पर घोष के साथ लगेगा ये ज्यों का त्यों रे ऊपर चला जाएगा, जैसे अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि, एक जैसे अंतर्राष्ट्रीय। अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय यहाँ है, एक अंतर्राष्ट्रीय यहाँ है, ये भी एक अंतर है, ये इसका मतलब है के बीच में। इस अंतर में और इन अंतर में देखिए क्या, ये रे अलंत है और इसमें अंतर में रे पूरा है, इसका मतलब होता है के बीच में, और इस अंतर का मतलब है भीतर और मध्य। यानी दो, एक कोई देश है उसके बीच में ही कोई व्यापार है आपस में, राज्यों के बीच में, उसको बोलेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय, यानी उसके अंदर होता है ये अंतर, ये रे ऊपर चला जाता है, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय। और यदि दो देशों के बीच, यानी देश से बाहर दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। इसलिए ध्यान रखो ये शब्द भी शुद्ध है और ये शब्द भी शुद्ध है। देखना ये है कि ये किस भाव में आया है या किस संस से आया है। यदि देश के अंदर की बात के रूप में आया है तो ये शुद्ध है, और यदि देश के बाहर दो देशों के बीच में यदि कोई समझौता या कोई व्यापार है तो उसके साथ ये आएगा। फिर है अध का मतलब है नीचे, नीचे का मतलब अध है पतन, अध है काम, ये अध है ज्यों का त्यों आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये क्या है ए घोष, और जो ही ए घोष के साथ आएगा अधोत्काद ही रहेगा। अन जो तद्भरूप का जिक्र था, जैसे अनपढ़, अनबन, ये ज्यों का त्यों दिखाई देगा, ये हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ लगेगा, और ये अन तत्सम शब्दों के साथ लगेगा। अब देखिए अगला आवी, आवी का मतलब है प्रकट रूप में, आवी प्लस भाव, आविर्भाव, यानी ये विसर्ग किस में बदल गया, रे में। अब देखिए पुनर, पुनर का मतलब है फिर, पुनर्अवलोकन, जो ही ये स्वर के साथ आएगा इस स्वर को ये रे को पूरा कर देगा, यानी पुनर्अवलोकन, न कि पुनरावलोकन। क्या होगा शुद्ध शब्द, पुनर्अवलोकन। अब देखिए पुनर प्लस वास, पुनर्वास। अब है सत्य, एक होता है सद्य जो हम पहले पढ़ के आए हैं, यह है सत्य। सत्य का मतलब होता है समूह, और इस सत्य का मतलब होता है अच्छा। अब क्या है ये, सत प्लस कार, सत प्लस संग, सत्संग, सत प्लस जन, सज्जन, और सत प्लस गति, सदगति। देखिए समझिए क्या है ये, सद, सत का सत है क्योंकि आगे कै है और श यानी ए घोष है, तो सत का सत दिखाई देगा, सत का सत इसमें है। लेकिन जहाँ संधि का मामला आएगा, जैसे जन के साथ या जय के साथ और गय के साथ जब ये सत आएगा तो ये किस में बदलेगा, ये इसके अनुसार बदलेगा, ये तय जय के अनुसार बदलेगा, ये बन जाएगा सज्जन, और ये तय किसके अनुसार बदलेगा, अपने तीसरे रूप में सदगति। ये संधि के रूप हैं, इन दोनों में भी क्या है, ये सत्य ही है, इसमें भी सत्य ही है। जबकि दिखाई क्या जाता है, सत्य का मतलब समूह होता है, जबकि समूह का गति से कोई लेना देना नहीं। गति का मतलब है एक अच्छी गति, अच्छा व्यवहार, अच्छा चाल चलन, और सज्जन का मतलब अच्छा इंसान, इसलिए अच्छे के रूप में ही ये सत्य है, नहीं तो क्या होता, सद भी आ सकता था। लेकिन जय के कारण ये तय जय में बदल गया है, लेकिन इसके मूल रूप में सत्य ही है, और सदगति में भी सत्य है, न कि सद है। ये एक दो और बच गए, जैसे कु है, कु का मतलब है बुरा, कुफल, कुकर्म। सह का मतलब साथ, सकाम, सैगुण, और शव का मतलब अपना, स्वदेश और स्वधर्म। ये वो थे जो अव्यय होते हुए भी उपसर्ग की जगह काम करते हैं। भले ही संस्कृत में अव्यय हैं, लेकिन ये किसी शब्द के आगे लग करके एक उपसर्ग की भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनकी चर्चा करना ज़रूरी था। और मैंने आपके लिए इन सभी को
यहाँ समझाने की कोशिश की। अब कुछ और बचे हैं हिंदी के, हम उनके बारे में चर्चा और करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे हिंदी के उपसर्ग। ये आपको वैसे भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगे। समझने वाली बात तो संस्कृत उपसर्गों की ज़्यादा थी, जैसे अर्ध, अर्ध का आधा मतलब है, जैसे अर्ध पका, अर्ध खिला। एक है उन, उनका मतलब है एक कम, 49, 39, 19, ये सब क्या हैं, उन उपसर्ग के उदाहरण हैं। ये अर्ध के उदाहरण हैं। एक है कु, जिसका अर्थ है बुरा, कपूत। एक है दु, जो कि संख्या के रूप में 2 के रूप में माना जाता है, जैसे दुगुना, दुधारू। एक है ती, जो 3 के रूप में हमारा हिंदी का उपसर्ग है, जिसको तिकोना, तिपाई, तिमाही। एक हमारा पर, दूसरा, जिसका अर्थ है दूसरा, पर कारज, पर हित, पर पोता, ये भी हमारा हिंदी का उपसर्ग है। एक है स या सु, जैसे इसका मतलब है अच्छा, यानी सपूत। ये हिंदी के उपसर्ग मुख्य मुख्य, इनको पहचाना बिल्कुल आपको अलग से दिखाई देंगे। सब के सब आपको बिल्कुल पहचान में आ जाएंगे। ती है, उन है, अध है, कह है, दू है, दोगुना में, दुधारों में, तीन में ती और ती, तिकोना, तिमाई। और पर है, पर काद, पर हित, पर पोता, स है यानी सपूत। इनमें आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़े से विदेशी भाषाओं से और देख लेते हैं, खास करके अरबी फारसी के। इनमें एक है अल, जिसका अर्थ है निश्चित, जैसे अलबेला, अलविदा, ये भी आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। एक है उर्दू का ही खुश, अरबी फारसी का खुश किस्मत, खुश खबरी, खुशबू। कई बार पूछ लिया जाता है कि खुशबू में उपसर्ग क्या है, तो इसमें क्या है, खुश और बू बनी, खुश बनी होता है अच्छा, अच्छी खुशबू, अच्छी खबर, अच्छी किस्मत। कम, कम का मतलब है न्यून, कमजोर, कम वक्त। दर, दर का मतलब में, दरअसल, दरकिनार। दरअसल में ये काम कर सकता। कई बार हम दरअसल के साथ यहाँ में लगा देते हैं, जबकि खुद का अर्थ दरअसल का क्या है, में ही है, इसलिए उसमें वाक्य शोधन में कई बार आता है। अब है अगला ना, ना का मतलब है बिना, ना चीज, ना दान, ना पसंद। एक है बै और बा, ये देखिए, बै का मतलब है साथ, लिए या पर, और बा का मतलब साथ, जैसे बैखूबी यानी खूबी के साथ, बैतौर तरीके के साथ। बा का मतलब है साथ, बा इज्जत, इज्जत के साथ, बा कायदा, कानून या कायदे के अनुसार। एक है बद, बुरा, बद किस्मत, बुरी किस्मत, बद चलन, बुरा चलन। अब है एक है बे, ये तीन देखो मिलते जुलते हैं, एक बै है, एक बा है, एक बे है। इन दोनों का लगभग साथ साथ में इसका अर्थ है। बे का इसका विपरीत होता है, यानी अभाव या रहित, जैसे बेहिसाब, बिना हिसाब, बेशरम, बिना शर्म, बेसमझ, बिना समझ। अब कुछ एक दो अंग्रेजी के भी, जैसे एक्स है, सब है, वाइस है। इसका मतलब एक्स का मतलब पूर्व, सब का मतलब उप, और वाइस का मतलब उप, जैसे एक्स चेयरमैन, सब डिवीज़न, वाइस चांसलर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने 2 पार्ट में उपसर्गों को समझाने की कोशिश की और आपको अच्छे से समझ आए होंगे। खास करके जो हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग थे, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। इनमें इतनी देखने वाली बात नहीं है, या फिर जो हमारे अव्यय थे संस्कृत के, जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें तो आपको उपसर्ग छाड़ने की नौबत आएगी, तो आपको साफ साफ बिल्कुल आगे ही दिखाई देंगे। सब के सब देखो, अल का अल आगे है, सब के सब, खुश का, जू का तू दिखाई देगा, दर में दर दिखाई देगा, बे में बे दिखाई देगा, बा में बा दिखाई देगा। यानी इनके उपसर्ग छुपे हुए नहीं हैं, सब शब्दों के प्रारंभ में आपको साफ नज़र आएंगे। और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।